तो बड़ा आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेट मैकेनिज्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। बेटा ये जो प्रोसेस है ये कुछ स्पेशल प्लांट के अंदर होता है। ये वो प्लांट है जो फोटो रेस्पिरेशन जो है ना उससे बचने के लिए ये दो प्रोसेस को अपनाते हैं। ये प्लांट थोड़े एडवांस हैं, वेल डेवलप हैं। फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए इनमें अल्टरनेटिव मैकेनिज्म होता है। ये जानदार जो है ये अपनी बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस लाते हैं, एनाटॉमिकल, जिसके जरिए ये प्लांट जो है ना फोटो रेस्पिरेशन से भी बच जाते हैं, खतरनाक वेस्ट प्रोसेस से बच जाते हैं, जिसको हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। और ये अल्टरनेटिव प्रोसेस के जरिए अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर लेते हैं और फोटो रेस्पिरेशन से भी बच जाते हैं। तो इनको हम डिस्कस करते हैं। बड़ा दो प्रोसेस हैं जिसके लिए फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है, खतरनाक गंदा प्रोसेस, उससे बचा जाता है। प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। इन दो प्रोसेस का नाम है, एक है C4 साइकिल, एक होता है केम साइकिल। ये दो प्रोसेस जिसके जरिए फोटो रेस्पिरेशन से बचा जाता है। कुछ प्लांट्स जो हैं उनके अंदर ये मॉडिफिकेशन होती हैं। ज़्यादातर जो दुनिया में प्लांट है वो C3 प्लांट है। 85% जो दुनिया में प्लांट है वो C3 प्लांट है जिनके अंदर फोटो रेस्पिरेशन होता है। बाकी जो 5 से 10% जो प्लांट है वो C4 प्लांट है। 5% जो प्लांट है वो केम प्लांट है, जिसको क्रॉसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं C4 साइकिल को। बड़ा ये C4 साइकिल जो इसका दूसरा नाम है हैच एंड सेलेक साइकिल। ये दो साइंटिस्ट थे, हैक और सेलेक, इन्होंने इस साइकिल को डिस्कस किया था और देखा था। इन्हीं साइकिल का इन्होंने नाम भी रखा था C4 साइकिल, क्योंकि इसमें पहले जो प्रोडक्ट बनती है ना वो 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्सैलिक एसिड। इस वजह से इस प्रोसेस या साइकिल का नाम पड़ा आपका C4 साइकिल। और ये C4 साइकिल जो है ये तब होता है जब प्लांट जो है ना उसको खतरा होता है फोटो रेस्पिरेशन का। जब टेम्परेचर हाई हो जाता है, जब बाहर जो एनवायरनमेंट है उसमें कार्बन से कम हो जाए और ऑक्सीजन बढ़ जाए, स्टोमेटा बंद करने के लिए, प्लांट को कंजर्व करने के लिए जो पौधे होते हैं ना स्टोमेटा को बंद करते हैं, फिर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन अंदर बढ़ जाती है और उसके नतीजे ऑक्सीजन जो है मिल जाती है रुबिस्को एक बेवफा एंजाइम है जो फोटो रेस्पिरेशन कर देता है। उससे बचने के लिए ये प्लांट जो है ना C4 साइकिल करते हैं। और ये प्रोसेस होता है C4 प्लांट में या मीजोफाइट प्लांट के अंदर। और ये प्लांट दुनिया में 5 से 10% होते हैं। और ये प्लांट होते हैं ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, या आपके वो प्लांट जो ट्रॉपिकल एरिया के अंदर पाए जाते हों, गर्म इलाकों के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर 30 या 40 सेंटीग्रेड हो जाए या टेम्परेचर बढ़ जाए, 30 से बिलो सेंटीग्रेड होगा टेम्परेचर, तो वहाँ पे प्लांट C3 साइकिल करेंगे, मज़े से CO2 लेते रहेंगे। उनको कोई मसला नहीं है पानी वगैरह लॉस करने का, ट्रांसपिरेशन कम होती है। अब ये जो प्लांट होते हैं जो आपके ट्रॉपिकल एरिया में पाए जाते हैं, इन प्लांट्स के अंदर बेटा ये क्या करते हैं पौधे, ये अपना करते हैं कार्बन की फिक्सेशन 2 तरीकों से। इसमें 2 किस्म के सेल होते हैं, एक होते हैं मीजोफिल सेल, एक और सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं बंडल शीट सेल। जो आपके वास्कुलर जो सिस्टम होते हैं, वास्कुलर बंडल जो होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उसके चारों तरफ इनमें सेल होते हैं। ये लाल कलर के सेल जिसको हम कहते हैं बंडल शीट सेल, ये स्पेशल सेल होते हैं इन प्लांट्स के अंदर। तो इनमें एनाटॉमिकल चेंजेस होती है इन जानदारों के अंदर, प्लांट के अंदर। ये जो प्लांट है फोटो रेस्पिरेशन से बचने के लिए एनाटॉमिकल चेंजेस भी लाते हैं, माना अपनी बॉडी में एनाटॉमी में सेलों में भी चेंजेस लाती हैं, और इसमें फिजियोलॉजिकल चेंज भी होती है, यानी कि प्रोसेस भी इसमें डिफरेंट होता है। अब हम देखें तो बेटा इन प्लांट के अंदर क्रेन्स एनाटॉमी होती है। क्रेन्स एनाटॉमी माना कि इनके अंदर वास्कुलर बंडल होते हैं सराउंडेड बाय और बंडल सी सेल, और उसके बाहर होते हैं मीजोफिल सेल, फिर होते हैं एपिडर्मल सेल। जब हम लीफ को देखेंगे ना बेटा काट के, तो लीफ के बाहर होती है चमड़ी जिसको कहते हैं एपिडर्मस, और नीचे भी होती है चमड़ी जिसको भी कहते हैं एपिडर्मस। तो ऊपर आते हैं एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल, एपिडर्मल सेल के नीचे होते हैं मीजोफिल सेल। ये मीजोफिल सेलों के अंदर अगर रुबिस्को एंजाइम होगा तो इस एंजाइम को ऑक्सीजन मिलती जाएगी और ये एंजाइम जो है यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन कर देगा। इसके नतीजे में एक खतरनाक वेस्टफुल प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने रुबिस्को को बंद कर देते हैं इसमें, इन सेलों के अंदर। इन सेलों का नाम है बेटा बंडल शीट सेल। आपका रुबिस्को एंजाइम इन प्लांट के अंदर मीजोफिल सेलों के अंदर नहीं होता है। ये रुबिस्को एंजाइम यहाँ होता है बंडल शीट सेलों के अंदर। और बंडल शीट सेल जो है ये स्पेशल सेल है, और ये जो सेल है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही अंदर आ सकती है, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं आ सकती। बाकी मीजोफिल सेल के अंदर कार्बन से गैस भी अंदर आ सकती है और आपकी ऑक्सीजन गैस भी अंदर आ सकती है। और खतरनाक जो चीज़ यहाँ पे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस हमें नहीं चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। इस वजह से इनमें रुबिस्को एंजाइम को यहाँ पे बंद किया जाता है बंडल शीट सेलों के अंदर। और इन प्लांट के अंदर लाइटिएशन होता है वो यहाँ पे होता है आपके मीजोफिल सेलों में। डार्किएशन जो इन प्लांट के अंदर वो यहाँ पे होता है जिसका नाम है बंडल शीट सेल। और मीजोफिल सेल के अंदर आपका सिर्फ लाइटिएशन होता है, यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम नहीं होता है। रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे शिफ्ट किया जाता है इन सेलों के अंदर, इन सेलों का नाम है बंडल शीट सेल। अब यहाँ पे जो है मीजोफिल सेल जो है ये करते हैं फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फिर फिक्स करके CO2 को फिर अंदर भेजते हैं आपके इस बंडल शीट सेलों के अंदर जहाँ पे रुबिस्को एंजाइम मौजूद होता है। और रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे डार्किएशन करता है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पे आपका ग्लूकोज बनेगा।
तो हम डिस्कस करें तो इनमें एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि इसमें एनाटॉमिकली चेंज आती है, फिजियोलॉजिकल मॉडिफिकेशन होती है, यानी कि ये अपने चेंजेस लाते हैं प्रोसेस के अंदर भी। आपके मीजोफिल सेल के अंदर होता है C3 साइकिल या C4 साइकिल, बड़ा मीजोफिल सेल के अंदर इनके होता है C4 साइकिल। बंडल शीट सेल जो है इसमें होता है C3 साइकिल या केल्विन बेट्स साइकिल या डार्किएशन होता है। और आपका रुबिस्को एंजाइम भी यहाँ पे होता है, इनका नाम है बंडल शीट सेल, जो वास्कुलर बंडल के चारों तरफ होते हैं जाइलम और फ्लोएम के। अब हम शुरू करें तो बेटा ये जो जानदार होते हैं इनके अंदर ये सेल है जिसको हमने जूम किया है, ये मीजोफिल सेल, इसको यहाँ पे जूम किया है, ये मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के लिए यहाँ पे एक कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं फास्फइनोल पायरुवेट, PEP। ये 3 कार्बन का बना हुआ कंपाउंड होता है आपके मीजोफिल सेलों के अंदर, ये पड़ा है 3 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है फास्फइनोल पायरुवेट। ये करता है फिक्स यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को, ओनली एंड ओनली कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन से गैस एटमॉस्फेयर से आई और उसको इसने फिक्स किया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे इसके साथ हटे जाएगी तो PEP में 3 तो कार्बन थे, चौथा कार्बन आया CO2 का, तो जैसे ये PEP रिएक्ट करेगा CO2 के साथ ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 कार्बन कंपाउंड में जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट या ऑक्जेलिक एसिड। ये 4 कार्बन कंपाउंड है, ये पहली प्रोडक्ट है, इस वजह से साइकिल का नाम भी पड़ा C4 साइकिल, क्योंकि इसमें पहली जो प्रोडक्ट बनती है वो C4 या 4 कार्बन वाला कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ऑक्सिलो एसीटेट। इस ऑक्सिलो एसीटेट की वजह से इस प्रोसेस का नाम भी पड़ा C4 साइकिल। और ये प्रोसेस बेटा कहाँ हो रहा है? मीजोफिल सेलों के अंदर। यहाँ पे आपका ये एंजाइम मॉलिक्यूल होता है, इसका नाम है PEP, फास्फइनोल पायरुवेट, जो कि कार्बन से फिक्स करता है, कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सिलो एसीटेट। फिर ऑक्सिलो एसिड कन्वर्ट हो आगे चलकर मेलेट में या मेलिक एसिड में, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। फिर मेलिक एसिड जो है आगे ट्रांसपोर्ट होगा, ये एसिड है, ये एसिड आगे C4 एसिड, ये ट्रांसपोर्ट होगा आपके मीजोफिल सेलों में आगे बंडल सी सेलों में, और बंडल सी सेलों में रुबिस्को एंजाइम बैठा है। अब ये मेलेट जो है ये मेलेट देगा कार्बन डाइऑक्साइड आपके रुबिस्को एंजाइम को, और रुबिस्को एंजाइम पड़ा है बंडल सी सेलों में। तो देखिए बेटा मेलेट जो है ये मीजोफिल सेलों में आगे ट्रांसपोर्ट होगा आपके इस सेल में, इस सेल का नाम है, हमने यहाँ पे जूम किया है सेल को, इस सेल का नाम है बंडल सी सेल। बंडल सी सेल का तो रुबिस्को एंजाइम बैठा है, ये मेलेट देगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड रुबिस्को को, फिर रुबिस्को इस कार्बन को लेकर डार्किएशन करेगा या C3 साइकिल करेगा। तो इन प्लांट्स के अंदर C3 साइकिल होता है बंडल सी सेलों में, यहाँ पे ग्लूकोज बनता है, डार्किएशन होता है, और कार्बन की फिक्सेशन होती है मीजोफिल सेलों में, और CO2 की फिक्सेशन कर रहा है एक और मॉलिक्यूल जिसका नाम है PEP। तो यहाँ पे इन प्लांट के अंदर कार्बन फिक्सेशन 2 बार हो रही है, एक बार हो रही है मीजोफिल सेलों में जो कर रहा है PEP, दूसरी बार CO2 की फिक्सेशन करता है रुबिस्को एंजाइम जो कि बैठा है बंडल सी सेलों में। रुबिस्को एंजाइम को यहाँ पे क्यों लाया गया है? ताकि रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना कर दे, फोटो रेस्पिरेशन शुरू हो जाए। इस फोटो रेस्पिरेशन अवॉइड करने के लिए रुबिस्को को बंद किया जाता है आपके बंडल सी सेलों के अंदर। बात है बेटा समझ में? तो आगे चलकर देखें, ये रुबिस्को एंजाइम CO ये करेगा और डार्क एसिड करेगा, केल्विन बेट्स साइकिल करेगा, C3 साइकिल करेगा, जिसके नतीजे में आपका ग्लूकोज बनेगा, आपका खाना बनेगा, और मजे से प्लांट जो है फोटो रेस्पिरेशन को देखें कैसे बच रहा है, अपने आप को बचा रहा है। अब आगे चलकर मेलेट में जैसे ही CO2 निकल जाएगा, तो मेलेट में 4 कार्बन थे तो 3 कार्बन जो है बाकी बचे, 1 कार्बन तो रिलीज हो गया, तो मेलेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा C4 कंपाउंड, जैसे CO2 लॉस करेगा ये कन्वर्ट होगा C3 कंपाउंड में, C3 कंपाउंड का नाम है पायरुवेट या पायरुविक एसिड। अब पायरुविक एसिड जो है ये बंडल सी से वापस आएगा आपके मीजोफिल सेल में, ये पायरुविक एसिड वापस आ गया। अब पायरुविक एसिड जो है ये रीजनरेट करेगा अगेन फास्फइनोल पायरुवेट को, वो ऐसे करेगा कि ये ATP यूज करेगा। यहाँ पे पायरुविक एसिड जो है 2 ATP खर्च करेगा, यूज करेगा, और इसके नतीजे कन्वर्ट हो जाएगा फास्फइनोल पायरुवेट में। और ये जो प्रोसेस है ये प्लांट के लिए फायदेमंद भी है, थोड़ा नुकसानकारी भी है। फायदेमंद ऐसे कि भाई ठीक है फोटो रेस्पिरेशन प्लांट बच रहा है, पर प्लांट की यहाँ पे एनर्जी भी खर्च हो रही है, एक्स्ट्रा देखो 2 ATP खर्च हो रही है। ओवरऑल हम देखें नॉर्मल जब कंडीशन होती है, टेम्परेचर 30 सेंटीग्रेड से कम होता है, तब प्लांट करता है डायरेक्ट C3 साइकिल, तब इन प्लांट में रुबिस्को डायरेक्ट या मीजोफिल सेलों होता है, तब यहाँ पे डायरेक्ट CO2 फिक्स होता है, तब प्लांट ग्लूकोज को बनाने के लिए 18 ATP खर्च करता है। मगर यहाँ पे 6 CO2 को फिक्स करने के लिए ये साइकिल C4 साइकिल 6 बार होता है, और 12 ATP एक्स्ट्रा खर्च होती हैं। तो ओवरऑल 12 ATP इसे आपके C4 साइकिल में खर्च होती है ग्लूकोज बनाने के लिए, 18 ATP यहाँ डार्किएशन खर्च होती हैं, 18 और 12 टोटल 30 ATP खर्च होती हैं ओवरऑल ग्लूकोज बनाने के लिए आपके C4 साइकिल के अंदर। तो C4 साइकिल में टोटल 30 ATP खर्च होती हैं, 18 ATP यहाँ डार्किएशन में ग्लूकोज बनाने के लिए खर्च होती हैं, जो हम पहले भी डार्किएशन पढ़ चुके हैं। 12 ATP यहाँ पे खर्च होती हैं, क्योंकि एक CO2 फिक्स करने के लिए 2 ATP चाहिए, ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए, तो 6 बार ये प्रोसेस होगा तो हमारा 12 ATP खर्च होंगी। तो प्लांट की 12 एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च हो रही है यहाँ पे। तो ये प्रोसेस ये कह सकते हैं कि थोड़ा प्लांट के लिए एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस में प्लांट का थोड़ा एनर्जी का खर्च होता है। 30 ATP यहाँ पे खर्च होती है, 12 एनर्जी खर्च होती है जो नॉर्मल है आपके डार्किएशन में ये खर्च होती हैं। तो इस प्रोसेस में टोटल जो है ना एक साइकिल में 2 ATP खर्च होती है।
और ग्लूकोज बनाने के लिए 6 CO2 चाहिए, तो 6 बार ये प्रोसेस होगा, 12 ATP टोटल खर्च होती हैं। ये होता है आपका साइकिल जिसका नाम है C4 साइकिल। और C4 साइकिल होता है बेटा शुगर केन प्लांट है आपका, गन्ना है या कमांद है उसके अंदर होता है। इसके अलावा कान या मेज है जिसको सोरगम की हम कहते हैं, इसके अंदर भी ये प्रोसेस होता है। मेलेट वगैरह है आपका या बाले वगैरह, इनके अंदर भी होता है। स्विच ग्रास है जिसको हम छबर वगैरह कहते हैं, उसके अंदर भी प्रोसेस होता है। फैमिली पोएसी है, ग्रास फैमिली है, जरानी फैमिली है जिसमें ग्रासेज आते हैं, ये कॉमन प्रोसेस है ग्रास के अंदर। ये आपके सारे मीजोफाइट प्लांट है, इनके अंदर ये प्रोसेस होता है C4 साइकिल टू अवॉइड द फोटो रेस्पिरेशन को। एक ये प्रोसेस होगा। इसके बाद हम चले तो दूसरा होता है कैम साइकिल, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल। अब ये जो प्लांट थे ना बेटा C4 प्लांट, ये याद रखना, ये अपनी स्टोमेटा खोलते हैं दिन के टाइम ही, और दिन के टाइम ही CO2 को फिक्स करते हैं। पर ये जो प्लांट होते हैं कैम साइकिल वाले प्लांट, जिसको हम कैम प्लांट कहते हैं, क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म वाले प्लांट, ये प्लांट होते हैं जीरोफाइट प्लांट, जो रेगिस्तान के अंदर होते हैं या एरिड जोन के अंदर होते हैं, यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जब 40 सेंटीग्रेड ज़्यादा बढ़ जाएगी ना, तो ये प्लांट अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस लाएंगे। ये प्लांट क्या करेंगे, पानी को स्टोर करने के लिए दिन के टाइम स्टोमेटा को बंद करेंगे, रात के टाइम स्टोमेटा को ओपन करेंगे। और ये प्लांट रात के टाइम फटाफट CO2 को फिक्स करेंगे, और CO2 को ये फिक्स करके कन्वर्ट करेंगे एसिड्स के अंदर। फिर ये अपनी बॉडी में मेसोफिल सेलों में एसिड को वैक्यूल के अंदर स्टोर करेंगे। जब दिन होगा तो स्टोमेटा को बंद कर देंगे प्लांट को स्टोर करने के लिए। फिर इनके अंदर जो एसिड होगा वो वैक्यूल में जमा होगा, वो एसिड दोबारा CO2 देगा आपके रुबिस्को एंजाइमों को, डार्क रिएक्शन कंटिन्यू होगा दिन के टाइम। भले स्टोमेटा बंद है, कोई मसला नहीं है, क्योंकि इन्होंने रात को ही CO2 को फिक्स कर लिया है। ठीक है बेटा, तो ये प्लांट होते हैं, इनको कहते हैं कैम साइकिल प्लांट या कैम या CAM प्लांट्स। और ये प्लांट क्या होते हैं, जीरोफाइट होते हैं सारे, एरिड जोन में होते हैं, डेजर्ट प्लांट होते हैं सारे। और ये प्लांट को दूसरे नाम से कहते हैं जूसी प्लांट, माना वाटर स्टोरिंग प्लांट या सक्यूलेंट प्लांट। और ये प्लांट का मिसाल पढ़े हैं, 2-3 आपके बुक्स में हैं मौजूद, जैसे कैक्टस है, इसके अलावा पाइनएप्पल है। इसके अलावा टोटल 20 और फैमिलीज होती हैं प्लांट की, 20 फैमिलीज होती हैं ओवरऑल जो जीरोफाइटिक प्लांट्स की हैं, वो भी ये कैम साइकिल करती हैं। और ये प्रोसेस होता है जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, 40 सेंटीग्रेड हो जाए। और इस प्रोसेस में टोटल 39 ATP यूज़ होती हैं, 18 ATP आपकी डार्क रिएक्शन यूज होती हैं, बाकी आपकी जो टोटल जो है 21 ATP वो खर्च होती हैं आपके कैम साइकिल के अंदर। और इसके एक स्टेप में 3 ATP खर्च होती हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग है एज कम्पेयर टू आपके इस C4 साइकिल से। C4 साइकिल के एक साइकिल में 2 ATP खर्च होती हैं, इस प्रोसेस में एक साइकिल में 3 ATP खर्च होती हैं। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए टोटल 39 ATP खर्च होती हैं इस प्रोसेस में। 21 ATP यहाँ खर्च होती हैं 6 CO2 को फिक्स करने के लिए कैम साइकिल में, और आपकी बाकी जो है 18 ATP नॉर्मल ग्लूकोज को बनाने में डार्क रिएक्शन में यूज़ होती हैं। टोटल 39 ATP खर्च होती हैं, और इस प्रोसेस में टोटल 30 ATP खर्च होती हैं। तो यानी कि C4 साइकिल से कैम साइकिल थोड़ा ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। अब इसमें होता क्या है बेटा, आपका ये प्लांट जो है, ये सारे जो हमने मिसाल दी है, कैक्टस है, पाइनएप्पल है, ये ओपन करेंगे स्टोमेटा नाइट टाइम, ताकि ये प्लांट जो है अपने पानी को कंजर्व करते हुए। तो पानी को स्टोर करने के लिए प्लांट क्या करते हैं, स्टोमेटा को ओपन करेंगे नाइट टाइम। रात को वैसे भी टेम्परेचर कम होता है, तो प्लांट का जो पानी है लॉस है कम से कम होगा, एवापोरेशन कम से कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ना होने के बराबर, ट्रांसपोर्टेशन होता ही नहीं है नाइट टाइम। तो प्लांट जो है अपने पानी को स्टोर करने के स्टोमेटा ओपन करेंगे रात के टाइम, और फटाफट रात के टाइम ये पौधे कार्बन को फिक्स करेंगे, लेते जाएंगे मेसोफिल सेल के अंदर, और ये कार्बन को फिक्स करेगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल इसका नाम है PEP, फास्ट इनोल पायरुवेट। ये रात के टाइम कार्बन से फिक्स करेगा, और ये कंपाउंड फिर कन्वर्ट हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड में, ऑक्सिडो एसीटेट में, C4 कंपाउंड में। फिर आगे ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट होगा मैलिक एसिड में। फिर मैलिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड इस प्लांट के अंदर जो सेल है बेटा, ये प्लांट का जो सेल होगा मेसोफिल सेल, उसमें देखो ये रात के टाइम CO2 फिक्स हो रहा है, और इसको फिक्स करें ये एसिड है आपका फास्फिनोल पायरुवेट या पायरुविक एसिड है, आगे चलकर ऑक्जेलिक एसिड, मैलिक एसिड बनते जाएंगे। और ये एसिड जो है इनमें CO2 फिक्स है, और ये एसिड यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे प्लांट के अंदर, वैक्यूल के अंदर रात के टाइम। फटाफट देखो ये CO2 स्टोर हो रहे हैं वैक्यूल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ एसिड्स। फिर जब सुबह हो जाएगी, जब रात जब खत्म हो जाएगी, जब सुबह होगी, सूरज जैसे निकलेगा ना, तो ये प्लांट अपनी स्टोमेटा बंद कर देगा। प्लांट जैसे स्टोमेटा बंद करेगा, तो मज़े से अब यही एसिड जो रात के टाइम बने थे, जिसके अंदर CO2 स्टोर है वैक्यूल के अंदर, यही एसिड जो है ये टूटेंगे आपके दिन के टाइम, और ये एसिड से आपके वैक्यूल से कार्बन से रिलीज होगी, और ये कार्बन से आपके सेल के अंदर रुबिस्को एंजाइम होगा, उसको ये CO2 मिलेगी, और मज़े से रुबिस्को जो है दिन के टाइम आपके वैक्यूल से या एसिड से CO2 लेता जाएगा, और मज़े से ये ग्लूकोज को बनाता जाएगा। तो डार्क रिएक्शन पौधों में डे टाइम ही होता है, मगर फिक्सेशन ऑफ कार्बन एसिड वो इनमें नाइट टाइम होती है। इन प्लांट में फिक्सेशन कार्बन से डे टाइम ही होती है, पर अल्टरनेटिव प्रोसेस के जरिए इनमें फिक्सेशन दोनों टाइम होती है, दिन के टाइम ही हो रही है। स्टोमेटा भी दिन के टाइम ओपन है, दिन के टाइम ये मेसोफिल सेलों में फास्फिनोल पायरुवेट के जरिए CO2 को फिक्स करते हैं,
और आगे चलकर ये CO2 जो है मैलिक एसिड ट्रांसफर करता है आपके बंडल सी सेल में रुबिस्को को। यहाँ पे जो है ना रात के टाइम ये फिक्स करते हैं, CO2 को कन्वर्ट करते हैं एसिड्स में, फिर एसिड्स को ये वैक्यूल में स्टोर करते हैं, फिर वैक्यूल जो इनका दिन के टाइम ये वैक्यूल CO2 देता है आपके रुबिस्को एंजाइम को, फिर मजे से रुबिस्को एंजाइम दिन के टाइम डार्क रिएक्शन या C3 साइकिल करता है। तो ये प्लांट भी कार्बन को 2 टाइम फिक्स करते हैं, नाइट टाइम अलग, दिन के टाइम अलग। नाइट टाइम ये अलग करते हैं फिक्स, वो इन्वायरमेंट से करते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से, और दिन के टाइम ये फिक्स करते हैं CO2 को आपके सेल के अंदर से ही करते हैं, इन्वायरमेंट से नहीं करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा पहले से ही बंद होती है। तो ये आपका हो रहा था प्रोसेस। तो मैलिक एसिड टूटेगा, उससे CO2 निकलेगा दिन के टाइम, और दिन के टाइम ये CO2 जाके रिएक्ट करके रुबिस्को के साथ, और इसके नतीजे डार्क रिएक्शन होगा, C3 साइकिल होगा, जिसमें प्लांट मजे से अपना खाना भी बना सके। भले स्टोमेटा बंद हो, प्लांट के अंदर CO2 पहले से ही सेव है, स्टोर की हुई है, प्लांट ने रात के टाइम इस CO2 को बहुत ज़्यादा तादाद में, बहुत ज़्यादा मात्रा में इसने स्टोर कर लिया था। ठीक है बेटा, तो ये होता है, इसको कहते हैं क्रैसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। यहाँ पे देखें क्रैसुलेशन हो रही है, एसिड क्रॉस हो रहे हैं, और ये एसिड आगे टूटते भी हैं, मेटाबॉलिज्म भी होता है दिन के टाइम। एसिड रात के टाइम बनते हैं ये कार्बन को लेके, और वैक्यूल में स्टोर होते हैं रात के टाइम एसिड CO2 को लेके, और दिन के टाइम एसिड टूटे हैं वो CO2 को देते हैं, वैन के एसिड की दिन के टाइम ऑक्सीडेशन होती हैं। ये एसिड सारे यही होते हैं, मैलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ये हमने थोड़ा डिटेल में पढ़ा है। आगे चलकर ये मैलिक एसिड ये जब दे देगा CO2 तो ये कन्वर्ट होगा पायरुविक एसिड में, फिर पायरुविक एसिड रीजनरेट करेगा फास्फेनोल पायरुवेट को, पायरुवेट फिर से रात के टाइम CO2 को फिक्स करेगा, और ये सिलसिला चलता रहेगा। तो ये थे 2 प्रोसेस आपके अल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ये देखें प्लांट में अल्टरनेशन आ गए ना, अलग अलग प्रोसेस है जिसके लिए प्लांट अपनी कार्बन से फिक्स करता है अलग अलग मैकेनिज्म के जरिए टू अवॉइड ए फोटो रेस्पायरेशन। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करना, मैं उसका जवाब दूंगा, और इस टॉपिक को फिर से अच्छी तरह समझ लें। बहुत ईजी प्रोसेस है, कोई इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस इतना से याद करो टू दी पॉइंट आप। ठीक है बेटा, इसको डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से।